हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आया हूँ। और आज हमारी जो क्लास 12 है, सब्जेक्ट हिस्ट्री और पार्ट 1 का हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का देखते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके स्मरणीय बिंदु। कुछ चैप्टर में से कुछ इंपोर्टेंट स्मरणीय बिंदु हैं जो हमें ध्यान से करना है। नंबर 1 पे आता है, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। इसका थर्ड पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं जो सबसे ज्यादा परिचित और प्रसिद्ध हैं। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर, यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत मृदभांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसके नगर का निर्माण योजना है। करते हैं इसका। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं, जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय हड़प्पाई लोग किस तरीके के अनाज का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, बैल का प्रयोग कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचले शहर। ये हमारा 13वां पॉइंट था। 14 पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। 15 पॉइंट देखते हैं। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। 16वां पॉइंट, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट 17, नहर, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे हड़प्पा के समय में। उसी प्रकार से इसका हम 18 पॉइंट करते हैं। विशाल एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के सभाधनों में आमतौर पर मृतकों के
मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। उनके साथ मृतभांड और अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए बांट का प्रयोग किया जाता था। यह तट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोहरों में मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को तुलनात्मक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान आज तक असमर्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा की लिपि माली है कि इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी तथा संभवतः दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का विनाश, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाव, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलने, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि कारण हुआ। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से पहले, परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व तक, उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट, बस्तियों के दो भाग थे, दुर्ग तथा निचला शहर। पूर्व योजना कर निकास व्यवस्था और हड़प्पा स्थलों में मिले अवशेषों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया जाता था। मौर्यों द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ और विनिमय बांट के द्वारा किए जाते थे। बांट तट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह घनाकार जो होते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हमारे चैप्टर्स हैं उनके बीच में से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो हमें करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। तो इसका उत्तर है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निनियन, सुंदर लाल रंग का और जैस्पर और स्फटिक, टार्टस और सैलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातु तथा शंख, फायांस और पक्की ईंट सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। और ये आप सभी स्टूडेंट को बात बताना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें और इनके नोट्स बना लें जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे इनको रिवाइज कर सकें। चलिए इसी में देखते हैं 2 तरीके जिनके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। नंबर 1, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां सेक आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की। नंबर 2, उन्होंने राजस्थान में केतड़ी आंचल तांबे के लिए अर्थात या तथा दक्षिण भारत में सोने के लिए जैसे क्षेत्र में अभियान भेजा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है। उत्तर, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी निम्नलिखित कारणों से है। उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि लिपि जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको खोज करता है उनको और बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और उस सभ्यता से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या अन्य समय प्राप्त नहीं है जिससे कि उनकी लिपि को आसानी से पढ़ सके। केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सभ्यता का समय, विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। बाकी जो सभ्यताएं होती है उनके बारे में, उनका रहन सहन, उनका खान पान, किस तरीके से क्या पहनते थे, क्या खाते थे, तो हम उनकी लिपि से
पता चल जाता है। पर सिंधु घाटी एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी में हम असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान किलिंघम के मन में क्या भ्रम था? किलिंघम जो था एक खोज करता था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आरंभिक बस्तियों में या आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा या ईस्वी के बीच उपमहाद्वीपों में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा या ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कई और लोग की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के द्वारा ही हुआ था या उनके साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ये। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और किलिंघम के द्वारा अपनाई गई तकनीक में क्या अंतर था? इसका उत्तर देखते हैं। मार्शल प्रस्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित शिक्षित इकाइयों के साथ साथ उत्खनन जो खोद के जो निकालते हैं धातु निकलते हैं उत्खनन कहते हैं, करने का प्रयास किया। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। REM ने इस समस्या का निदान किया, इस समस्या से छुटकारा दिलाया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान स्थिति इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। समाधान। हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है, व्याख्या करें। उत्तर है समाधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अवशेषों में आमतौर पर मृतकों को गर्थोयान की एक प्रकार से ताबूत में दफनाया जाता था। इन गर्थों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। सभी जो गर्थे थे वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृत भांड और आभूषण मिले जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्युपरांत किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पाई जल निसारण प्रबंध के बारे में एक लेख लिखें। उत्तर, इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियां मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी होती थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की मोटी नालियां सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट होता था, काफी चौड़ी होती थी। घेरों में गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर खड्डे बनाए हुए थे।
इस तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगर की सफाई की ओर बहुत ध्यान दिया करते थे या देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और ये आई थिंक 5 नंबर का है। जैसा कि राइट साइड में दिखाया गया है, इसके मार्क्स बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की चर्चा कीजिए। उत्तर, विद्वानों की राय है हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित मतलब होता है कि जो फैसले लिए उनको चालू करना या उसको लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इनके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते थे, असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृत भांडों, मोहरों, बांटों और ईंटों में स्पष्ट होता है, इनसे स्पष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों का बनाना, शहरों के विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, उनके नियोजन करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरे का निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लेना, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य संभवतः शासन ही करता था, जो उस सभ्यता का शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, ये फैसले वही लिया करता था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के समान हड़प्पाई लोगों में भी एक पुरोहित राजा होता है या था, जो महल या प्रसाद में रहता था। पहले, आज हम महल कहते तो पहले के जमाने में उसको प्रसाद बोला करते थे। लोग उसे पत्थर की मूर्ति में आकर देखकर सम्मान करते थे। संभवतः धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा किया या कराया जाता था। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे। सब वस्तुओं में समानाओं नियोजित बस्तियों के कच्चे माल, ईंटे के आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट होता है कि वहां की जो स्थिति थी, वहां का जो बैंक था किस प्रकार का था, यह हमें उससे प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो एक है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नागरिक व्यवस्था थी? ये भी हमारे 5 नंबर का है, और चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित उदाहरण उस बात को दर्शाता है या दर्शाते हैं। कुछ पॉइंट दिए गए तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे, जो नगर थे, नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। नेक्स्ट है, सड़क सीधी और चौड़ी थी, घर पक्की लाल ईंटों के बने थे और एक से अधिक मंजिला थे। कई मंजिलें, 2-2, 3-3 मंजिल हुआ करते थे, जैसे कि आज के समय में लोग अपने घरों को कई मंजिल बना लेते हैं। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानगार थे, जहां पर लोग स्नान किया करते थे और पानी पीने के लिए कुएं से पानी निकाला करते थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जो मुख्य जल निकासी से जोड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन देखने को मिले हैं और लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिले। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, हड़प्पाई लोगों की कृषि
प्रौद्योगिकी पर एक नोट लिखें। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कृषि का जो एक औद्योगिक क्षेत्र था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में लेख लिखें। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाया जाना इस वो संकेत करता है कि किंतु कृषि की विधियों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। खेतों के जोतने के संकेत काली रंगन में मिले हैं। मोहरों पर वृषभ का चित्र पाया गया है। वृषभ यानी कि एक बैल होता है। पाया जाना भी इस ओर ही संकेत करता है कि इस समय में कृषि लोग क्या करते थे। इस आधार पर प्राकृतिक अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थलों से मिट्टी के बने हाल मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि दो फसलें एक साथ भी उगाई जा सकती थी या उगाई जाती थी। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी और फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर या धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्र में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था क्योंकि यह क्षेत्र अर्ध सूक्ष्म प्रवृत्ति का था। सिंचाई के मुख्य साधन नहर और कुएं थे। उसमें नहर और कुएं से ही खेतों की सिंचाई की जाती थी। और अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं। प्राय सभी जगह कुएं मिले हैं और धोलावीरा में जलाशय मिला है। संभवतः सिंचाई हेतु इसमें जल संचय किया जाता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कई बार वैसे रिपीट भी हुआ है तो आप जरूर इसको देख लें। तब देखते हैं पॉइंट नंबर 1। कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ता है और वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य में समानता ढूंढते हैं कि दोनों किस प्रकार एक दूसरे के समान है। पॉइंट नंबर 2। भोजन अथवा भोज्य पदार्थ की पहचान के लिए मिले अवशेषों में अन्न तथा अनाज पीसने या पकाने के यंत्र अथवा बर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट देखते हैं। पुरातत्वविद वस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन कर अतीत का पूर्ण निर्माण करते हैं कि उस समय में किस तरीके के लोग अपने बर्तन भांडों का यूज करते थे, क्या खाते थे। इसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरावस्तु यानी कि पुरानी वस्तुओं की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है। मतलब है कि उस समय के लोग उद्योग धंधे करते थे कृषि के अलावा, यानी कि व्यापार करना, आदान प्रदान करना, इस तरह की गतिविधियां वहां पे होती थी। पॉइंट नंबर 4। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोज को वर्गीकृत करते हैं। नंबर 5। पुरातत्वविदों को संवर्धन की रूपरेखा भी विकसित करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 6। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर केंद्र और औजार, तांबा, आयस्कर जैसे कच्चा माल इत्यादि ढूंढते थे। पॉइंट नंबर 7। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि समझते हो, हमारी हड्डियां, अस्थि से संबंध होता है। पॉइंट नंबर 8। किसी भी वस्तु को उसकी वर्तमान उपयोगिता से जोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 9। सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताओं को जानने के लिए कई अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं। संवादनों का अध्ययन ऐसा ही एक प्रोग्राम है या प्रयोग किया गया है। उसमें अध्ययन किया गया कि किस तरीके से उनकी लाशों को रखते थे और उनके साथ क्या क्या चीजें रखे जाते थे। पॉइंट नंबर 10। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु
कि उपयोगिता को समझने का प्रयास करने या करके उत्खनन इससे से भी करते हैं। मतलब जो पुरातत्व विभाग है वो किसी भी प्रकार की उसको आसानी से कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद आधारित प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो देखते हैं, एक आक्रमण के पक्ष, तो ये एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस तरीके को आपको ध्यान से पढ़ना है इस पैराग्राफ को, कि ये आपको याद नहीं करना, केवल पढ़ना है और इसे 1 से 2 बार पढ़ें और अच्छे से समझ लें। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नीचे दिए गए। देखिए काफी बड़ा एक पैसेज दिया गया है और इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर का, किस पुरातत्वविद ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो ये क्वेश्चन उसमें आपको जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा आपने उसी से दिए गए हैं, तो उसी को ध्यान से पढ़ ले तो आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो उत्तर देखते हैं हम इसका। जॉन मार्शल ने यह साक्ष्य अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इट्स सिविलाइजेशन में दिया है। इसी का क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के किस तर्क की ओर यह अनुच्छेद इशारा करता है? ये 1 नंबर का है और सभी क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। यह साक्ष्य हड़प्पा के विनाश में विदेशी मामलों की भूमिका की ओर इशारा करता है। और इसी का नेक्स्ट देखते हैं। कौन इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है और क्यों? उत्तर REM को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है क्योंकि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र और पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंस कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। घ, किसने और कैसे इसकी एक अलग व्याख्या की है? तो ये हमारे 3 मार्क्स का है। उत्तर जॉन्स डांस ने इस प्रमाण के विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो इस बात को मानने से हिचकिचाते हैं कि यह हमला आर्यों ने किया था। उनके अनुसार जो कंकाल यहाँ मिले हैं वो हड़प्पा काल के नहीं है। इस मात्रा में कंकाल मिले हैं तथा उनकी जो अवस्था है उससे यह भी कहा जा सकता है कि यह एक बूचड़खाने का शव घाट हो। जैसे बूचड़खाना कहते हैं जो कि लाशें, जो लावारिस लाशें होती है तो उनको वहां पर फेंक दिया जाता है सड़ने के लिए या गलने के लिए। तो हो सकता है कि वो हो। तो बूचड़खाने का समाधान हो, किसी भी शव पर शस्त्र के घाव, कोई हथियार, जलने के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये लाशें लावारिस थी और उनको बूचड़खाने में फेंक दिया जाता था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ इस्तेमाल में लाए जाते थे। कार्निवियन, जैप्सर, स्फटिक और कार्टस तथा कैलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा फ्रांस तथा पकी ईंटें आदि। कुछ मनके 2 या 2 से ज्यादा या अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। कुछ मनके पर सोने का टॉप होता था। ज्यामितीय आकार जो होता है इस तरीके से ज्यामितीय आकार को लिए अलग अलग रंग रूप देकर इन मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह के आकृतियां और रंगों का इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था।
सेल खड़ी जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार की वो चौक टाइप की होती है और पक्की हो जाती है वो। सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर, जैसे गांव में जो लिखते थे ना, पत्तियों पे लिखते थे, वो सेल खड़ी होती थी, उसे हम सेल खड़ी, सलेट, यस, तो उसी को कहते हैं हम लोग। सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का कार्य आसानी से ही हो जाता था। सेल खड़ी के चूर्ण, तो चूड़ा बोलते हैं, से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर तथा ठोस पत्थर से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकार के मनके ही बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार आकिक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से, अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उनमें से बारीकी से शक्ल निकाले, शक्ल ना, बारीकी से शक्ल निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिश, फिर उसमें छेद किए जाते थे। और ये लगभग हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, और इनको टाइम टू रहते हुए इसको रिवाइज भी करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।